और वहाँ पे लोगों को खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होती है उस ब्लैक के पैसे में। वो 1 के बदले 1.5 भी दे देंगे, 1.5 के बदले 2 दे देंगे, और उससे बढ़ती है महंगाई और उससे आम जनता त्रस्त होती है। ब्लेम आता है सरकार के ऊपर की महंगाई बढ़ रही है, जबकि महंगाई बढ़ती है ये ब्लैक की अर्थव्यवस्था के रोटेशन की वजह से महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ती है, सरकार की वजह से नहीं बढ़ती है या उत्पादक की वजह से नहीं बढ़ती है। रॉ मटेरियल अपनी जगह है, श्रम की कीमत अपनी जगह है, प्रोडक्ट अपनी कीमत पे बन रहा है, फिर कीमत क्यों बढ़ती है? तो उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो जिस कीमत पे व्यक्ति ने प्रोडक्ट बनाया है वाजिब कीमत उसको मिलेगी, लेकिन अगर वो कैश के का शॉर्टेज है तो वो चाहेगा कि कम से कम सामान बेच के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट से वो कैश निकाल ले। उस चक्कर में वो दाम बढ़ाता है तो ये जिनके पास में ब्लैक का पैसा होता है वो उसकी पूर्ति करते हैं, और इस तरह से ये एक लूप अलग से रोटेशन ये बन जाता है ब्लैक की इकोनॉमी का। तो इसको चाणक्य के हिसाब से ये देश के लिए सबसे ज़्यादा घातक होती है। अब जब राजकोष पे में कम पैसा आएगा तो जरूरतें राष्ट्र की जो मिनिमम रिक्वायर्ड हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं, और उसके लिए फिर ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, मतलब राजकोष पे भार पड़ने लगता है। और ऐसी स्थिति में फिर जब आपका पैसा जो आपकी 1 नंबर की या सफ़ेद कमाई है या आपका जो वैध धन है वो ब्लैक इकोनॉमी खा चुकी हैगी, तो फिर आपको कर्ज लेना पड़ता है, और कर्ज लेते हैं तो राष्ट्र कर्ज में डूबता हैगा। ये सारी व्यवस्था अगर वो चलती है तो फिर सारी चीज़ें गड़बड़ाने लगती हैं, तो उसमें आयात निर्यात का अनुपात भी बिगड़ता हैगा, मुद्रा का आपको अवमूल्यन करना पड़ता है, क्योंकि विदेशी जो कर्ज देते हैं वो ऐसे ही नहीं देते हैं, वो ये जानते हैं कि ये जो कर्ज जा रहा है ये ऐसा का ऐसा वापस नहीं आएगा, तो वो आपसे कुछ इस तरह की शर्तें मनवाते हैं कि वो आपके संसाधनों की धारा अपने देश की तरफ मोड़ लेते हैं, और उससे वो उसकी जो कर्ज दे रहे हैं उसकी क्षतिपूर्ति वो वहाँ से करते हैं, और उसके एवज में वो ये बोलते हैं कि आप अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करो, ताकि जो चीज़ हम आपसे आज 1 रुपये में ले रहे हैं अब हम वही चीज़ आपसे 80 पैसे में लेंगे या 20 पैसे में लेंगे या 50 पैसे में लेंगे। तो वो अवमूल्यन करवा करके वो दिए हुए ऋण को वो कम से कम समय में एक प्रकार से वापस ले लेते हैं। तो ये इस तरह से देश की मुद्रा का अवमूल्यन भी होता है, और जब इस तरह की स्थिति बन जाती है तो इस देश में फिर किसी भी व्यक्ति का कोई भी हित काम नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले बताया, पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी अगर खड़ी हो जाएगी तो फिर राष्ट्रीय हित के कोई काम नहीं होने वाले, और अगर कुछ थोड़े बहुत होंगे भी तो उसमें से लोग भ्रष्टाचार के माध्यम से फिर पैसा निकाल करके, क्योंकि पैसे की छीना झपटी बन जाती है। ये एक्चुअली होता है कि एन के कारण पैसा छीनो, और इसलिए ये भ्रष्टाचार घर घर में हर जगह तक ये भ्रष्टाचार पहुंच जाता है। तो कौटिल्य के हिसाब से जो इस भ्रष्टाचार के नुकसान राष्ट्र को होते हैं वो मैंने यहाँ लिए। अब कौटिल्य के अनुसार कि ये भ्रष्टाचार को ना हो तो उसके कुछ उपाय उन्होंने सुझाए। अब उन उपायों में कि प्रशासनिक कर्मचारियों का और अधिकारियों का ज़्यादा घुलना मिलना ये गुटबाजी को जन्म देता है, और लोग अपने अपने गुट बना करके या अपने अपने स्वार्थों के लिए प्रशासन का उपयोग वो अपने तरह से करने लगते हैं, और एक दूसरे को ये मदद करके या एक दूसरे को रास्ता दिखा करके ये भ्रष्टाचार फैलाते हैं, और भ्रष्टाचार से सरकारी धन का दुरुपयोग भी करते हैं, हरण भी करते हैं, और राजकोष को चूना लगाते हैं। तो कौटिल्य का कहना यह था कि ये गुटबाजी नहीं होना चाहिए, और इसलिए हमने देखा है कि प्रशासनिक अधिकारी जितने होते हैंगे वो किसी भी सार्वजनिक जगह पे आते जाते नहीं हैंगे, और उनकी खुद की अपनी गैदरिंग्स भी जो हैं वो नहीं के बराबर होती हैं या होती ही नहीं है, वो सब अलग अलग ही रहते हैं। और ये जो सिस्टम बना करके गए हैं अंग्रेज, ये उसी का एक पार्ट है कि ये अधिकारियों का कि ग्रुपिंग ना हो, गुटबाजी ना हो, और अगर ये गुटबाजी होती है तो फिर प्रशासन का कामकाज चलना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपने अपने तरह से कामों को खींचते हैं, अपने अपने तरह से कामों को अंजाम देते हैं, और उससे जनता के हित पूरे नहीं होते हैं। फिर दूसरी बात ये थी कि भारी दंड या जुर्माना लगा करके भ्रष्टाचार के प्रति हतोत्साहित करना। चाणक्य का मानना ये था कि अगर कोई सरकारी प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार में या कदाचार में लिप्त पाया जाता है तो उन पे बहुत ज़्यादा जुर्माना और दंड भी उन पे कठोर और बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मतलब आसानी से भ्रष्टाचार को का संज्ञान आने के बाद में
उसको आसानी से नहीं लेना, बल्कि उसके ऊपर कठोरतम से कठोरतम प्रशासनिक कार्यवाही ये होनी चाहिए। और चाणक्य ने यहाँ तक कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त कोई व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है तो वो केवल अकेला उसके लिए अपराधी ना माना जाए, बल्कि उसकी पूरी टीम को अपराधी माना जाए, क्योंकि उस टीम के लोगों को कहीं ना कहीं पता रहा होगा, तभी वो व्यक्ति भ्रष्टाचार करने में सक्षम भी हुआ होगा, या इन लोगों ने उसको सह दी होगी या उसकी मदद की होगी, तब वो व्यक्ति भ्रष्टाचार कर पाया होगा। तो इसलिए उनका कहना यह था कि पूरी टीम को भागीदार माना जाए और उन पे वैसे ही कठोर दंड उनको दिए जाएं और त्वरित दिए जाएं, और उन पे वैसे ही कठोर दंड उनको दिए जाएं और त्वरित दिए जाएं। फिर जो ऑडिट का सिस्टम, ये चाणक्य ने उस समय सोचा, और जो शासकीय अभिलेख होते हैं उसकी उनका ऑडिट करना, लेखा परीक्षण करवाना, ये चाणक्य ने उस समय भी स्थापित किया था, आज भी चलता है। एक और बात जो चाणक्य ने कही कि किसी भी कर्मचारी को एक ही विभाग में लंबे समय तक नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में उसके वहाँ पे अपने व्यक्तिगत संबंध बन जाते हैं और उसको फिर वो जो बाकी की टीम होती है या तो वो बरगला देती है या परिस्थितियाँ उसको बरगला देती हैं और वो कहीं ना कहीं करप्शन में लिप्त होने लगता है। तो किसी भी कर्मचारी को या अधिकारी को एक ही समय पर एक ही जगह पर लंबे समय तक नहीं रखना है। इसके बाद में एक बात जो चाणक्य ने कही कि इसके सबके बावजूद भी, जैसे उड़ते हुए पक्षी का आप मार्ग तो जान सकते हो कि ये इस दिशा में जा रहा है, लेकिन जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं प्रशासन के, उनके आचरण को नहीं जाना जा सकता, जो बेईमानी की आय को छिपा लेते हैं। ये बात कि इतना सब कुछ होने के बाद में, पूरे नियंत्रण लगाने के बावजूद भी, आप एक टेंटेटिव बात मान तो सकते हैं कि अब कर्मचारी सीधा हो गया, ये इधर जा रहा है, लेकिन चाणक्य के अनुसार उसके बावजूद भी ये प्रशासन में काम करने वाले लोग और इनके आचरण को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बेईमानी के आय को इतनी चतुराई से छिपाते हैं कि कोई समझ नहीं पाता है या आसानी से जान नहीं पाता है। और अगर कोई तंत्र इस तरह से बन जाता है, हो जाता है, तो ऐसा तंत्र या ऐसा सिस्टम राष्ट्र के हित में कोई काम नहीं करता है, काम कर भी नहीं सकता है, क्योंकि राष्ट्र के पास में संसाधन है नहीं, राष्ट्र के पास में राजकोष में पैसा है नहीं, तो राष्ट्रीय हित के कोई काम होते भी नहीं होंगे। तो भ्रष्टाचार का जो दीमक है वो किसी भी व्यवस्था को घुन की तरह, इस तरह का जो दीमक है वो किसी भी व्यवस्था को घुन की तरह इस तरह से चाटता है कि कोई भी राष्ट्र इससे कोलैप्स हो सकता है और राष्ट्र का विकास ना के बराबर होकर के रह जाता है या होता ही नहीं है। तो दोस्तों, कौटिल्य के ये भ्रष्टाचार से संबंधित जो प्राकृतिक नियम है, सिद्धांत हैं, ये उस समय भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक रहने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर अगर राष्ट्र कोई चलता है तो वो लंबे समय तक सस्टेन करता है या उसकी अर्थव्यवस्था चलती है, ऐसा पश्चिम के अर्थशास्त्रियों का भी मानना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को दुनिया फॉलो करती है, किसी न किसी रूप में, कहीं ना कहीं ये जो लोग